नमस्कार, मैं अशोक व्यास और आज के वाइड एंगल में हम बात करने वाले हैं रंगमंच की और खास करके हिंदी रंगमंच की। रंगमंच अंग्रेजी भाषा में आप कहेंगे तो थिएटर, यानी हिंदी नाटकों के बारे में बात करने वाले हैं। नाटक का संबंध जहाँ कथा के साथ होता है, वहीं अभिनय के साथ, निर्देशन के साथ, मंच सज्जा ये सारे पहलू नाटक के आ जाते हैं। पर उन सब के मध्य में जो अभिनय वाला पक्ष है, वो हम सबके जीवन में जुड़ा हुआ रहता ही है। हम सब कहीं न कहीं नाटक कर रहे होते हैं, चाहे 2 जने बात कर रहे हैं, अपना हाथ किस तरह उठा रहे हैं, ये सारी बातें, किस तरह भावों की सृष्टि हमारे संवाद के बीच में होती है, उसमें कहीं न कहीं जाने-अनजाने नाटक की नदी धीरे-धीरे बहती रहती है। और ये नदी बहते हुए हिंदी रंगमंच में क्या प्रभाव लाई है, पिछले 50-70 वर्षों में, इसके बारे में चर्चा करने के लिए 2 ऐसे प्रबुद्ध रंगकर्मी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जिन दोनों से आप किसी न किसी रूप में परिचित रहे होंगे। पहले मैं अमिया मेहता जी का स्वागत कर रहा हूँ। अमिया जी, आपका स्वागत है और स्वागत के साथ में दीपक गुप्ता जी को भी आमंत्रित किया गया है, तो दीपक गुप्ता जी का भी स्वागत है। तो अमिया मेहता जी के बारे में संक्षेप में मैं ये बताऊँ कि आप एक नाट्य संस्था है जिसके बारे में आप थोड़ा और बताएँगे। प्रयोग उसका संबंध नाम है और साथ में आपने निर्देशन किया है बड़े महत्वपूर्ण नाटकों का। न्यू जर्सी में रहते हुए ये जो हिंदी रंगमंच की अलख जगाने का श्रेय काफ़ी हद तक अमिया को जाता है और उनका साथ देने का श्रेय बहुत लोगों में से दीपक गुप्ता जी को भी जाता है। दीपक जी जितने गंभीर दिखाई दे रहे हैं उतने हमेशा रहते नहीं हैं, तो आपका स्वागत। नमस्कार। दीपक जी, मुझे ऐसा लगता है शुरुआत आपसे करनी चाहिए। आपको रंगमंच में क्या ऐसी बात लगती है जो व्यक्तिगत रूप से आप उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका इस अर्थ में कि ये एक चिर नवीन सवाल है जो हर समय आता है कि आखिरकार रंगमंच हमें क्या देता है। देखिए, रंगमंच एक ऐसी अपने आप में अनोखी विधा है जिसमें कोई भी ऐसा प्रोफेशन या कोई भी ऐसा काम मनुष्य के इतिहास में नहीं है जिसमें आप दूसरे का जीवन जी सकें। हम एक भूमिका जी सकते हैं, 2 भूमिका जी सकते हैं, लेकिन अपने जीवन काल में हम अनेक भूमिकाओं को जी पाएँ, ऐसा मौका केवल आपको रंगमंच ही देता है। और रंगमंच के माध्यम से हम मनुष्य जीवन में आने वाले हर कार्य को, हर किरदार को निभा करके देख सकते हैं। जिस तरह से अगर कहा जाए तो हम एक जीवन में कई-कई जीवन जी सकते हैं। तो वह ये मौका आपकी जी, इस बात को आपकी पकड़ के रखते हैं और अमिया जी के पास जाते हुए इन्होंने सुंदर बताया। अमिया जी, बात है कि जो अभिनय करने वाला है उसके पास ये संभावना रहती है कि वो तरह-तरह के किरदारों को जी सके। आप दर्शक की तरफ से देखें और आप रंगमंच के प्रभाव के बारे में एक निर्देशक के रूप में क्या महसूस करते रहे हैं? एक जो रचनात्मकता है वो निर्देशक की दृष्टि से, अभिनेता की दृष्टि से, हिंदी रंगमंच में उसके प्रवाह के बारे में आप अगर कोई एक उसके प्रवाह को देखते हुए अपनी बात कहें। जी, ज़रूर। सर्वप्रथम तो धन्यवाद, आपने हमें इस संवाद के लिए बुलाया। मैं दीपक भाई की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। कलाकार के तौर पर जो कुछ आपको बहुत कुछ रोल्स निभाने का मौका मिलता है, वो रंगमंच के अलावा कहीं नहीं मिल सकता। परंतु निर्देशक के तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा और एक जुड़ती बात कि रंगमंच एक ऐसी विधा है जो अपने समय का इंटरप्रेटर है और अपने समाज की कॉन्शियसनेस को व्यक्त करने का, चेतना को व्यक्त करने का मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एक विधा है, एक कला है। और भी बहुत सी कलाएं हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इतनी सजीव और इतनी इफेक्टिव कला, प्रभावशाली कला शायद रंगमंच ज्यादा नहीं हो सकती। एक बिंदु ये, और दूसरा ये कि रंगमंच में लगभग सारी कलाएं समाहित है। ऐसी कला को खोज पाना जिसमें आप चाहे चित्रकारी हो, संगीत हो, कला हो, अभिनय हो, आप लगभग सभी कलाओं को समाहित कर सकते हैं। तो इन कारणों से मुझे रंगमंच काफी हमेशा से प्रभावित, अट्रैक्ट करता रहा। तो रंगमंच की बात को लेते हुए जहाँ अमिया ने बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे सामने उजागर की है कि
वो एक तरह से समाज का दर्पण है, समाज की चेतना के साथ जुड़ा हुआ है। संवेदनशील बनाने की दृष्टि से अगर आप एक नाटक देखते हैं और उस नाटक में अभिनेता कथानक को जीवित करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, वो आपके अंदर ठहर जाता है। अब इस बात को लेकर दूसरी बात, पहले मैं दीपक जी के पास आऊंगा। क्या इस तरह के नाटक हमारे बीच में हैं जो कि इस कसौटी पर खरे उतरते हैं, जिसके बारे में अमिया ने बताया, जिसके बारे में आपने बताया? और मैं अगर अपनी ओर से एक बात और जोड़ दूं कि एक पारदर्शिता जो लेखक में होनी चाहिए, वो अपने समय की चुनौतियों को व्यक्त करने के लिए, और उसमें कई प्रकार की विवादास्पद और विसंगतियां जो मानव के मन की हैं बोले थे, तो उसको एक तो संवेदनशील स्वयं बहुत अधिक होने की आवश्यकता होने के साथ साथ साहसी होने की आवश्यकता भी हो जाती है, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसे पहलू छू रहे हैं जिन पर अभी विवाद है या जिसमें दो मत हैं, या तो आप उसको ठीक ठीक पहुंचा पाए नहीं। तो हम वर्तमान पर आने से पहले जो पुराने हमारे क्लासिक या जिनको हम बहुत अच्छे नाटक मानते हैं, जैसे मेरे को आधे अधूरे याद आ जाता है मोहन राकेश जी का, और भी अन्य अभी अमिया हमें बताएंगे, लक्ष्मी नारायण लाल जी एक नाट्य लेखक हुए, अमिया जी के पिताजी ने भी अच्छे नाटक लिखे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का नाटक बकरी याद आता है। तो अब हमारी अभी की पीढ़ी को बहुत सारे जो हिंदी के नाट्य लेखक हैं उनके नाम भी पता ना होंगे, ऐसी स्थिति में आ गए हम। तो दीपक जी आप बताएं, आपका प्रिय नाटक इस दृष्टि से कौन सा है जिसमें कि जिस बात का संकेत अमिया ने किया वो हमें थोड़ी बहुत दिखाई देती है? जी, इसमें कई नाटकों का हम नाम ले सकते हैं, जिसमें से कुछ का आपने नाम लिया, जो निस्संदेह हैं ही, चाहे वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो या पहले के लक्ष्मीकांत वैष्णव हो या आधे अधूरे के मोहन नाटक राकेश। है। आधे अधूरे नाटक अपने आप में एक कालजयी नाटक जैसा बन गया, जो शायद मुझे नहीं लगता कि भारत में हिंदी के क्षेत्र में काम करने वाला कोई भी ऐसा ग्रुप होगा जिसने आधे अधूरे नाटक को न किया हो। और जो आपने चेतना की बात की, आधे अधूरे अंततः हमें यही बताता है कि जीवन में हर व्यक्ति अधूरा है, चाहे वह कितना ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, किसी न किसी पक्ष में वह अधूरा है। और हमें अपने जीवन को इस अधूरे, सभी के अधूरेपन को लेकर के चलते हुए इसे सुंदरतम रूप में जीना है। और इस नाटक का स्वाभाविक है कि समाज के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, और स्वाभाविक है कि जो देखने वाला दर्शक था उसने अपने आप को इससे जुड़ा महसूस किया, उसके कारण ही इसका बार बार मंचन होता रहा। आज तक हो रहा है। और बिल्कुल आज आज भी तक हो रहा है। और वह बिल्कुल से कहते हैं कि सर्वकालीन, जो आपने बात कही कि कला के क्षेत्र में शायद नाटक, जो अमी भाई कह रहे थे, एक ऐसी विधा है जो सर्वकालीन है, जिसमें आप पुरानी से पुरानी चीज को आज भी दिखा सकते हो। जैसे कि हम अंधों का हाथी आज भी करते हैं, और वह आज भी उतना ही सच है जितना वह तब सच था जब आज से 45-50 वर्ष पहले वो लिखा गया। क्योंकि ये तो भगवत गीता जैसी बात हो गई कि मन की जो समस्याएं हैं, मनुष्य के मन की समस्याएं वही हैं। साधन भले ही बदल गए हो, मनुष्य आज भी वही है, उसके चिरकालीन प्रश्न भी वही हैं, उसकी दुविधाएं भी वही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और दुविधा से सुविधा की तरफ बढ़ते हुए अगर हम किसी नाटक का सहारा लें और अमिया से और आपसे अनुरोध करें कि कोई प्रिय संवाद किसी नाटक का, आप उसको, मुझे पता है अभी ये स्थान सीमित होने के नाते आप जो भाव भंगिमाएं वो तो नहीं, लेकिन उसको पढ़कर बता सकते हैं। उसमें जो एक जी रेडियो जरूर। नाटक भी बहुत बहुत प्रचलित रहे, रेडियो नाटक इत्यादि भी, तो वाणी के द्वारा जो अभिनय है उसमें, अमिया जी पहले आप शुरुआत करें। जी बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा, एक कालजयी नाटक और भी है धर्मवीर भारती जी का, जिसका नाम है अंधा युग, जो जी। वर्षों पहले उन्होंने लिखा था। और उसमें एक बहुत अच्छा प्रसंग है अश्वत्थामा से संबंधित। अश्वत्थामा को वरदान था कि वो अमर रहेगा, लेकिन उसने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। अभिमन्यु का जो पुत्र था परीक्षित, उसको कोख में ही मार दिया ब्रह्मास्त्र के कारण, तो उसको एक श्राप भी मिला। तो इन स्थितियों में वो बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है, और एक छोटा सा उसका, मैं चाहूंगा वो युयुत्सु के सामने आता है। युयुत्सु जो कि एकमात्र कौरव है, पांडवों की तरफ से लड़ा था, और वो अब आत्महत्या करके मर चुका है, लेकिन उसकी आत्मा भटक रही है। तो युयुत्सु और अश्वत्थामा के बीच जो संवाद है 1 मिनट का, मैं चाहूंगा दीपक भाई आप अगर अश्वत्थामा पढ़ना चाहें तो मैं युयुत्सु पढ़ता हूँ।
बिल्कुल उसको शुरू करने से पहले एक लाइन में जोड़ना चाहूँगा कि दर्शकों के लिए कि अंधा युग एक धर्मवीर भारती जी धर्मयुग के काफ़ी लंबे समय तक संपादक रहे। उनके द्वारा लिखा गया एक कालजयी नाटक इस अर्थ में है कि वो एक ऐतिहासिक नाटक नहीं है। उसमें उठाए गए प्रश्न, उसमें उठाई गई दुविधाएं आज भी वही हैं और वो आज भी वैसे ही प्रासंगिक हैं जैसी कि उनके दौर में थी या जब महाभारत के दौर में। क्या बात जी। तो जी बिल्कुल। कहते हुए मैं अश्वत्थामा का जैसा उन्होंने बताया कि अमर रहा। अमरता मनुष्य मन की आकांक्षा है और अमरता अगर सही मन से न ली जाए तो वो किस तरह एक शाप बन जाती है, उसका एक शानदार प्रतीक ये अश्वत्थामा है। तो मैं अश्वत्थामा के संवाद पढ़ूंगा और देखिए, केवल मैं साक्षी हूं। मैंने तारों के झुरमुट में छिपकर देखी है उसकी मृत्यु। तीखी नुकीली तलवारों से, झोंकों से हिलते ताड़ के पत्ते। मैंने पीप भरे जख्मों को चीर रहे थे, लेकिन सांसें साधे मैं खड़ा था मौन। लेकिन हाय मैंने ये क्या देखा, तलवों से बाण बिंधते ही पीप भरा दुग्धित सी गीला रक्त वैसा ही बहा जैसा इन जख्मों से अक्सर बहा करता है। चरणों में वैसे ही घाव फूट निकले। सुनो सुनो मेरे शत्रु कृष्ण, सुनो। मरते समय क्या तुमने इस नर पशु अश्वत्थामा को अपनी ही चरणों पर धारण किया, अपने ही शोणित से मुझको अभिव्यक्त किया। जैसे सड़ा हुआ रक्त निकल जाने से फोड़े की टीस कम हो जाती है, वैसे ही मैं अनुभव करता हूं कि विगत शोक, यह जो अनुभूति मिली है, क्या यही आस्था है? यह जो अनुभूति मिली है, क्या यही आस्था है? अब इस मौके पर युयुत्सु, जिसकी आत्मा प्रेत के तौर पर वहां से भटक रही, वो कहता है, सुनता हूं किसका स्वर इन अवलोकों में, किसको मिली है नई आस्था। रर पशु अश्वत्थामा को आस्था नामक यह घिसा हुआ सिक्का अब मिला अश्वत्थामा को, जिसे नकली और खोटा समझकर मैं कूड़े पर फेंक चुका हूं वर्षों पहले। मुझको आदेश मिला, तुम हो आत्मघाती, भटकोगे अंधलोकों में। धरती में से अधिक गहन अर्शलोक कहाँ है? पैदा हुआ मैं अंधेपन से, कुछ दिन तक कृष्ण की झूठी आस्था के ज्योति व्रत में भटका, किंतु आत्महत्या का शिला द्वार खोलकर वापस लौटा मैं अंधी गहन गुफाओं में। आया था मैं भी देखने यह महिमामय मरण कृष्ण का, जीकर यह वो जीत नहीं पाया अनास था। मरने का नाटक रचकर वो चाहता है बांधना हमको, लेकिन मैं कहता हूं वचक था, कायर था, शक्तिहीन था, यह बचा नहीं पाया परीक्षित को या मुझको। चला गया अपने लोग अंधे युग में। जब जब शिशु भविष्य मारा जाएगा ब्रह्मास्त्र से, तक्षक दसेगा परीक्षित को, या मेरे जैसे कितने युयुत्सु कर लेंगे आत्मघात। उनको बचाने कौन आएगा? क्या तुम अश्वत्थामा? तुम तो अमर हो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। आप दोनों ने अश्वत्थामा और युयुत्सु, उनके पात्र और ये वाला जो प्रसंग है उससे संबंधित जो संवाद सुना है। और यदि आप मंच पर खड़े होकर सुनाते हैं तो ब्लॉकिंग का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रह जाता है। पर हम फिर से लेखन की तरफ अगर जाते हैं हिंदी रंगमंच में, तो एक तो पौराणिक, देखिए भारत भूमि इतनी समृद्ध है रचनात्मक दृष्टि से, सृजनशीलता की दृष्टि से, जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। हमारे जो महान ग्रंथ हैं, जैसे रामचरितमानस है, महाभारत है, उपनिषद है, कथाएं बहुत सारी हैं। फिर वो वर्तमान प्रसंग के साथ में उसका एक तालमेल हो। और इस दृष्टि से अभी जो लिखा जा रहा है, आपको क्या लगता है उसमें कौन से ऐसे प्रमुख नाटक हैं जो आपका ध्यान इन दिनों खींच रहे हैं अमीय?
जी, अभी बहुत हाल फिलहाल में ही हम लोगों ने एक बहुत अच्छे नाटक का मंचन किया। हाल फिलहाल मतलब करीब करीब 1 सवा साल हो गए, कोविड को ध्यान में रखते हुए बोल रहा हूँ। राई। राई एक है। आपने चूंकि पौराणिक बोला तो रानी कमलापति, करीब 400 वर्ष पुरानी कहानी, बल्कि सच्चाई है। एक रानी कमलापति हुआ करती थी मध्य भारत में। उनके जीवन काल पर, उनके जीवन काल के उतार चढ़ावों पर रहकर जो एक बहुत खूबसूरत सी नाटक की रचना श्रीमती इंदिरा दांगी, जो भारत में रहती है, उन्होंने की थी। तो उसका हमने मंचन किया, और उसमें भी कई विचार ऐसे उभर कर आते हैं जो हमें ऐसा लगता है कि आज की समकालीन समय में भी उतने ही रेलेवेंट है, उतने ही प्रासंगिक हैं। तो ये एक विशेष कारण था जिसलिए हमने इस नाटक को चुना, और काफी खूबसूरत मंचन रहा उसका। दीपक जी, आप अपने अनुभव से कोई प्रसंग हमारे साथ बांटें, किसी नाटक का जो पहले तैयारी की जाती है, वो पढ़ते हैं साथ में बैठ के, तब से लेकर उसके मंचन और दर्शकों की सराहना या आलोचना आलोचना, उस बीच में कोई भी ऐसा प्रसंग जो आपकी स्मृति में ठहर गया हो, दीपक जी? जी, बिल्कुल। आपने बहुत अच्छी बात की कि ये जब सबसे बड़ी चीज़ खासकर अमेरिका जैसे देश में रह कर के होती है कि सामंजस्य बिठा करके नाटक एक ऐसी विधा है जो एकल नहीं है, मतलब उसमें सभी का सामंजस्य चाहिए। तो सभी के साथ मिलकर के एक जगह बैठ कर के नाटक को पढ़ना, और गंभीर नाटक को करते हुए भी एक ये ध्यान रखना कि हम एक अभिनय कर रहे हैं, ये हमारे जीवन का हिस्सा न बने उस अर्थ में कि हमें सकारात्मक रूप से प्रभावित करे तो अच्छा है, लेकिन नकारात्मक रूप से प्रभावित ना करे। तो और इसमें एक अच्छी बात और होती है नाटक की विधा में कि हम कई तरह के रोल के हिसाब से अनेक पीढ़ियों से हमारा संवाद निरंतर बनता रहता है। जैसे हमारा एक नाटक है लाहौर नहीं देखा वाला असगर वजाहत साहब का, उसमें दादी भी है, उसमें पोती भी है, उसमें उनका बेटा भी है, उसमें उनकी बेटी भी है। तो एक तरह से हम पूरे कई पीढ़ियों के बीच में हमारा संवाद होता है। तो जब हम नाटक का पाठ करते हैं या नाटक की तैयारी करते हैं, तो उसमें जिस माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ पाते हैं, वो जितनी बातचीत एक दूसरे से कर पाते हैं, उतनी शायद हम एक ही घर में रहते हुए भी आजकल के दौर में व्यस्त जीवन में नहीं कर पाते। तो तो अब आप आपने की बात की कि क्या आपके मेरे मन में कोई ऐसा प्रसंग हुआ जो ठहर गया दर्शकों की प्रतिक्रिया को लेकर के? तो मैं शायद अपने जीवन में नहीं भूलूंगा कि एक नाटक हम लोगों ने किया था, जिसमें मैं एक ऐसे पति का रोल करता हूं जो अपनी पत्नी का उपयोग करता है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। तो उस नाटक में मेरा रोल देखने के बाद जो मंच से मैं नीचे जब उतरा और हम लोगों से मिलने लगे, तब 2 महिलाओं ने मुझसे आकर कहा कि तुमने एक्टिंग तो अच्छी की, लेकिन तुम आदमी बहुत बुरे हो। तुमने तुमने अपनी इसका पत्नी का मतलब है दुरुपयोग किया, आगे से उसका दुरुपयोग मत करना। क्या बात है? वो मुझे अंदर से हंसी भी आई कि मतलब उन्हें ऐसा लगा कि अगली बार जब नाटक होगा तो शायद मैं एक बेहतर व्यक्ति बन जाऊंगा, और मैं अपने मन से वैसा कर रहा था। रक्त बीज शंकर शेष का आप रेफरेंस दे शंकर रहे हैं शेष का मेरे एक ख्याल बहुत शानदार नाटक है रक्त बीज, उसमें जी, ये इस तरह की प्रतिक्रिया हुई तो मुझे लगा कि नहीं, ये शायद खुश होने ये वाली बात आपके लिए नहीं है। ये आपके लिए प्रशंसा की बात भी है, बधाई की बात है। तो हम बातचीत कर रहे हैं और आपकी जो प्रयोग नाट्य संस्था है अमिया जी, उससे कुछ दृश्य हमारे दर्शक देख रहे हैं। इस संस्था के जी, बारे में कुछ बताएं, और जरूर। आप अपना भी प्रसंग जो आपकी स्मृति में एक निर्देशक या अभिनेता के रूप में ठहर गया है। जी, जरूर, धन्यवाद। प्रयोग की स्थापना मेरे अभिभावकों, पिताश्री श्री सतीश मेहता जी और माताजी ज्योत्सना मेहता जी, जो दोनों कलाकार, पिताजी डायरेक्शन का काम करते रहे। उन्होंने 1976 में करी थी इंदौर में, मध्य प्रदेश में, और उसके बाद प्रयोग की कई शाखाएं खुली वर्ष दर वर्ष, जिसमें बम्बई और रीवा, भोपाल इत्यादि, नोएडा, कई कई जगह प्रयोग की शाखाएं खुली। अमिया जी, मैं 2000 क्षमा चाहता हूँ, एक दृश्य जो हमें दिखाई दे रहा है, उसमें आप फटे हुए बनियान पहने हुए या रंगीले बनियान पहने हुए दोनों है, ये कौन सा क्या प्रसंग है ये?
ये हमारा एक बहुत ही बढ़िया नाटक रहा है। इसका नाम है नाटक नहीं, लक्ष्मीकांत वैष्णव जी का। और ये नाटक वाकई हम लोगों ने इसको मंचन, न सिर्फ हमें दर्शकों की सराहना मिली बल्कि मंचन में भी इसको हमने बहुत आनंदित हुए उसमें। और वास्तव में ये दो भिखारियों के जीवन की कहानी है और दो भिखारियों को सूत्रधार बनाकर लेखक ने एक बहुत अच्छा लिखा है नाटक की, मतलब समाज की स्थितियों के ऊपर। चाहे तो हम मेरे ख्याल से उसके एक आध डायलॉग भी कर सकते हैं अगर मौका मिलता है। ये जो नाटक है ये अभूतपूर्व नाटक इस अर्थ में है, जितने भी नाटक हमने अब तक किए हैं या पढ़े हैं उन सब में ये नाटक एक तरह से विलक्षण है, क्योंकि इस नाटक में जो सबसे बड़ा हीरो है वो है इसके संवाद। इसके संवाद इतने सटीक, इतने चुटीले हैं कि उसके बाद किसी और चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। और यह हमारा अब तक का शायद जितने सफलतम नाटकों में से एक रहा है। और सौभाग्यवश ये घटनावश कि हम दोनों ने ही अधिकतर जगह पर इसका मंचन किया है, तो हम चाहेंगे कि हम आपको इसका एक शानदार संवाद सुनाएं। बिल्कुल, स्वागत है, मैं उसी की प्रतीक्षा में हूँ। जी जी, तो मैं थोड़ा सा बहुत छोटा सा एक संक्षेप में बता देता हूँ, एक बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि। दो भिखारी जो एक बस स्टैंड पे खड़े होकर भीख मांगते रहते हैं और वो उसके जरिए लेखक ने सामाजिक दर्पण दिखाया है। तो भिखारी एक, समझ लीजिए मैं हूँ, भिखारी दो दीपक भाई हैं और एक लड़की बस स्टैंड पर से आके गुजरती है और उसको लेके इन दोनों के बीच कुछ विवाद हो जाता है। तो मैं शुरू करता हूँ। एक सेकंड, मैं हाँ, आप देख लीजिए अगर स्क्रिप्ट है आपके पास। क्योंकि रटे हुए तो नहीं होंगे, आपको स्क्रिप्ट देखकर नहीं, मुझे स्क्रिप्ट देख के ही करना पड़ेगा। बिल्कुल, काफी साल हो गए इसको भी करे। दरअसल ये एक लड़की की कथानक है कि वो स्टैंड पर चलते हैं तो एक लड़की आती है तो उनको लड़की को लेकर के उन दोनों के बीच में क्या संवाद होता है। हाँ अमी भाई आप शुरू करें। जी, तो क्यों पूछ रहे हो? मैं उसके पैर पकड़ता और अगर वो मदद के लिए चिल्लाती तुम ही से कहने लगती, भाई साहब देखिए तो इस गुंडे को, तो तुम ही साले मुझ पर जूता लेकर पिल पड़ते। क्यों? मैं तो तुम्हारा साथी हूँ, भाई हूँ, सहयोगी हूँ। लड़की की आवाज सुनकर तुम मेरे दुश्मन हो जाते। क्यों? उस लड़की से मुझे क्या लेना देना था? क्या मतलब था मेरा उससे? बाज आदमी बेमतलब ही लड़कियों के मामले में दखल देते हैं। अजीब बात है। अरे तुम्हें विश्वास नहीं होता? उस लड़की के कहने पर अगर तुम मुझे 100 जूते भी मार देते तब भी तुम्हें विश्वास नहीं होता। ऐसा क्यों? सम्मोहन, हिप्नोटिज्म। लड़की के आकार मात्र में सम्मोहन होता है, लड़की की आवाज मात्र में सम्मोहन होता है। उसकी उपस्थिति में आदमी आदमी नहीं रह जाता, किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संचालित एक कठपुतली होता है। वो क्या कर रहा है उसे खुद ज्ञात नहीं रहता, वो क्या कह रहा है उसे खुद पता नहीं चलता। तुम कमजोर चरित्र वाले लोगों की बात कर रहे हो दोस्त। तुम मुझे कोई मजबूत चरित्र वाला बता दो। ढूंढूंगा दोस्त, ढूंढूंगा, कोई तो मिलेगा। अध्यापक, वकील, इंजीनियर, नेता, कोई तो मिलेगा मजबूत चरित्र वाला। तुम कपड़ों के नाम ले रहे हो दोस्त। ये कपड़े हैं? जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो कोई तो मिलेगा मजबूत चरित्र वाला, हो सकता है वो हमारे दर्शकों में हो, कभी आपको मिल जाए, ऐसी भी एक आशा मैं अपने साथ रखे हुए हूँ। और आप दोनों ने जिस तरह से इस संवाद को प्रस्तुत किया है, पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं सजग करता है और बहुत मधुर ढंग से झकझोरता भी है कि हमारे समाज में हम कहाँ पर हैं। पर समय की सीमा को देखते हुए मैं आप दोनों से अपने उपसंहार रूपी कुछ 30 सेकंड वचन हिंदी रंगमंच के भविष्य से जो आशाएं आपको हैं या उसके बारे में बहुत संक्षेप में, पहले अमीय जी आप कुछ बताएं। जी, हिंदी और बल्कि मैं तो ये कहूंगा पूर्णतः भारतीय रंगमंच की परंपरा बहुत पुरानी रही है। भरत मुनि से लेकर कालिदास, भास से होते हुए जो कि लोगों के द्वारा लोक नाट्य के तौर पर चलती रही परंपरा 19वीं सदी में काफी आगे बढ़ी। और बीच में कुछ ऐसा समय आया था, लगता था कि हिंदी रंगमंच कुछ संघर्ष में है, शायद मूवी जगत के कारण। लेकिन मेरा ये कहना है कि इंडिपेंडेंस के बाद काफी अच्छा उत्थान हुआ। इप्टा जो कि पृथ्वीराज कपूर, बलराज साहनी,
शंभू मित्र इत्यादि लोगों ने मिलकर स्थापना करी थी इप्टा की, उसने बहुत अच्छा एक आंदोलन का स्वरूप लिया और करते 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 काफी प्रयोगात्मक नाटक हुए और आज ये स्थिति है कि लगभग पूरे देश में कई सारे समूह बने हुए हैं जो हिंदी रंगमंच को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, यथार्थवादी, प्रयोगात्मक, हर तरीके के नाटक हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी रंगमंच के का भविष्य बहुत सुनहरा है और हमें आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छे और भी कार्य देखने को मिलेंगे। दीपक जी, आप हिंदी रंगमंच के भविष्य को लेकर कितने आशा से भरे हुए हैं, या आपको कहीं कुछ चिंता है कि जिस गति से स्वीकारण इसका होना चाहिए था वो सोशल मीडिया और फिल्मों ने इसको थोड़ा सा रोक दिया है? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है अशोक जी, कि कुछ समय ऐसा लगा था कि शायद सोशल मीडिया और दूसरे साधनों की उपस्थिति के कारण जो रंगमंच है, जिसका हमारा अनुभव है, वो उसके कारण वो शिथिल पड़ जाएगा और उसे दर्शक नहीं मिलेंगे। लेकिन ये आशंका मुझे सदा रही, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों का हमारा अनुभव बताता है और खासकर कोविड के बाद की जो हमारी समझ बताती है कि मनुष्य के अंदर मनुष्य को साकार और साक्षात देखने की जो इच्छा है, सोशल मीडिया उसका स्थान नहीं ले सकता। और हिंदी नाटक में वर्तमान में जो नए पीढ़ी के लेखक आ रहे हैं, वो जीवन की जटिलताओं को बहुत शानदार और बहुत सहज ढंग से अभिव्यक्त भी कर रहे हैं और नई पटकथाएं बहुत शानदार आ रही हैं। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि न केवल कोविड के बाद हिंदी रंगमंच बहुत मजबूती के साथ उभरेगा, बल्कि अपनी पूरी प्रखरता के साथ सामने आएगा। ये आशा संचार जो आपकी वाणी से हो रहा है हिंदी रंगमंच के संदर्भ में, उससे मुझे बहुत प्रसन्नता है और मुझे लगता है कि मनुष्य को मनुष्य से जुड़कर जो एक सार्थक अनुभूति होती है, वो जिसे अंग्रेजी का शब्द उधार ले लूं, पैल्पेबल, जैसे आपने स्पर्श किया, वो जो बात रंगमंच देता है वो फिल्में भी या टेलीविजन कभी दे नहीं सकता है। तो इसलिए रंगमंच का विकास हमारे आध्यात्मिक सांस्कृतिक चेतना के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। तो मेरी बहुत सारी बधाइयाँ आप दोनों को, आप इस दिशा में सक्रिय रहें और आगे भी रहें, धन्यवाद। सफलता आपको मिले। अमीय मेहता जी, दीपक गुप्ता जी दोनों हमारे साथ जुड़े और हिंदी रंगमंच के बारे में हमने थोड़ी इनके साथ चर्चा करने का अवसर पाया। आशा है आपको भी आनंद आया होगा। अशोक व्यास को अनुमति दें, नाटक करें, नाटक देखें। नमस्कार।